हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का है ये आपके चैप्टर, और चैप्टर नंबर है 10 और उसका पार्ट फर्स्ट। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके 8 नंबर का है, तो इम्पोर्टेंट है। इसकी जो भी वीडियो आती है वो पूरी देखें। फ्रेंड्स, चैप्टर 10 और इसका नाम है जैव रसायन। जैव रसायन इंग्लिश में इसको कहते हैं हम बायो केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैव रसायन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो, बायो का मतलब होता है जैव, केमिस्ट्री का मतलब रसायन, जैव रसायन। परिभाषा क्या है इसकी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाती है। अब सजीव दो ही हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। जैव रसायन शब्द कौन से वैज्ञानिक ने दिया? तो कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के अंदर, तो अच्छे से याद कर लेना। जैव रसायन शब्द कार्ल न्यूबर्ग के द्वारा 1903 में दिया गया। आगे बात करते हैं 19वीं शताब्दी के बाद, मतलब सन 1900 के बाद कृषि एवं आयुर्विज्ञान की समस्याओं को कार्बनिक रसायन से जोड़ा गया। तब से जैव रसायन का अध्ययन और महत्वपूर्ण हो गया। अनुसंधान से पता चला है कि सभी कोशिकाओं में कई तरह की उपापचय क्रियाएं होती है। क्योंकि कोशिकाएं हैं तो उनके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, और वो कोशिकांग अलग अलग क्रियाएं करते हैं। जैसे लाइसोसोम की बात करते हैं, पाचन का काम करता है, तो पाचन की क्रिया कहाँ पर हुई? कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया शोषण की क्रिया में भाग लेता है, तो शोषण की क्रिया कहाँ पर हुई? कोशिका में। इसके अलावा कई सारी क्रियाएं होती है जो कोशिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जटिल जैविक यौगिक सरल अणुओं में टूटते हैं। देखो, यहाँ उपापचय में दो क्रियाएं होती है, एक तो अपचय और दूसरा उपचय। जब हमारे शरीर के जटिल अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, या सीधी सी भाषा में कह सकते हैं, बड़े अणु यदि छोटे अणु में टूटते हैं, बड़े अणु यदि छोटे अणु में टूटते हैं, तब कौन सी क्रिया होगी? अपचय। और उपचय कब होगा? जब छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। यदि छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहेंगे फिर उपचय। ठीक है फ्रेंड्स। अपचय बड़े अणु टूटकर छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। उपचय छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और जो दोनों क्रियाएं हैं, अपचय प्लस उपचय, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोल दिया जाता है? उपापचय। तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जटिल जैविक यौगिक सरल अणुओं में टूटते हैं। यानी कि कौन सी क्रिया हो रही है वहां पर? अपचय की क्रिया हो रही है। सजीवों की जैविक संरचना का आधार, सजीवों का जो सजीव पेड़ पौधे और जीव जंतु, उनकी जो संरचना है या उन जीवों की जो संरचना है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आदि जैविक अणु होते हैं। सभी सजीवों की वृद्धि होती है, सामान्य क्रियाएं और मरम्मत। जो चोट लग जाती है तो उसकी मरम्मत के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा इन्हीं जैविक अणुओं से प्राप्त होती है। कौन से जैविक अणुओं से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से। मुख्य जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम इस पार्ट में अलग अलग जैविक अणुओं के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 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 एक लैटिन शब्द है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है।
कार्बो जो इसका आधा शब्द है उसका मतलब होता है कार्बन के अवयव, और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की बात करें तो CxH2O, CxH2O, ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फॉर्मूला। अब आप कोई भी नंबर x और y की जगह रख सकते हो। जैसे हम x की जगह 6 और y की जगह 6 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C6। जब यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 2 से गुणा होगा H12, और O6 से गुणा होगा O6। दोबारा समझ लेना, CxH2O, x की जगह भी 6 रखते हैं, y की जगह भी 6 रखते हैं, तो C6H2O6। अब इसको पूरा खोल लेते हैं, C6H12O6। तो ये सामान्य ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है। किसका फॉर्मूला बनता है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ग्लूकोज का सामान्य फॉर्मूला CxH2O। यहाँ पर जो x का मान होगा वह हमेशा 3 से ज़्यादा होगा या 3 होगा। ये बना हुआ है x3, तो या तो 3 हो सकता है या फिर 3 से हमेशा ज़्यादा होगा। जो x का मान रखना है वो हमेशा 3 से ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से जो भाग होता है, या कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ है, तो उसमें 3 चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। मुख्य आपको यही ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट CHO, इन 3 तत्वों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना हुआ होता है। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन ही कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एक लाइन में परिभाषा है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन को ही हम क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। अथवा ये कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनका जल अपघटन होने पर वो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन दें, उन पदार्थों को हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना हुआ है? पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन। तो अगर यदि हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे या इसका जल अपघटन करेंगे तो हमारे को मिलेगा क्या? यही तो चीज़ मिलेगी ना। तो ऐसे पदार्थ जिनका जल अपघटन होने पर पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन देते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब पॉलीहाइड्रिक क्या है? तो एक से ज़्यादा OH समूह, उसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक। तो यहाँ पर कई सारे OH समूह और साथ में एल्डिहाइड होगा तो CHO समूह, और कीटोन होगा तो C+O समूह। तो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन को ही क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। किस आधार पर वो आगे है? तो कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। तो मोनोसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट या वह शर्कराएं होती है जिसे जल अपघटन के द्वारा और अधिक सरल रूप में नहीं बदला जा सकता है। इनका जल अपघटन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कुछ ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है। तो मोनोसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है जिसे जल अपघटन के द्वारा और अधिक सरल रूप में नहीं बदला जा सकता है। सामान्य सूत्र CH2ON, वही है सेम, N की जगह नंबर, या इसको CnH2ON भी लिख सकते हो। मोनोसेकेराइड की पहचान क्या होगी? तो इनके नाम के अंत में क्या जुड़ा हुआ? ओज, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज। तो ये सब मोनोसेकेराइड हैं जिन शब्दों के पीछे क्या जुड़ा होगा? ओज। जिन कार्बोहाइड्रेट के पीछे ओज जुड़ा होगा। कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड का नामकरण, तो ट्राइओज क्या होगा? ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें 3 कार्बन हो। टेट्रोज, ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें 4 कार्बन हो। पेंटोज,
ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें 5 कार्बन हो, हेक्सोज। ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें 6 कार्बन हो। तो इनके सारों के अलग अलग उदाहरण है, ट्रायोज शर्करा के, टेट्रोज शर्करा के, पेंटोज शर्करा के और हेक्सोज शर्करा के। देखो 3 कार्बन परमाणु युक्त मोनोसेकेराइड मतलब इस ट्रायोज शर्करा के उदाहरण ग्लिसरैल्डिहाइड व डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों नाम याद रखना, ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये सरलतम मोनोसेकेराइड है। तो ये देखो, एक तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड दोनों ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब मोनोसेकेराइड में भी किस प्रकार की है, तो ये है टेट्रोज, क्योंकि इनमें 3 कार्बन परमाणु है, टेट्रोज। नेक्स्ट आगे देखते हैं 4 कार्बन परमाणु युक्त मोनोसेकेराइड। इसके 2 उदाहरण है, इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। तो ये एक तो मोनोसेकेराइड तो है ही सही, लेकिन इनके अंदर कितने कार्बन परमाणु है, 4। तो एक इसमें आ जाएगी टेट्रोज में। अब पेंटोज वाले की बात करते हैं, 5 कार्बन परमाणु युक्त मोनोसेकेराइड। तो इसमें डीएनए आरएनए में मिलने वाली शर्कराएं आएगी, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज। ठीक है, राइबोज शुगर और डिऑक्सी राइबोज शुगर, ये दोनों किस में आती है, पेंटोज मोनोसेकेराइड में। और दोनों किस में पाई जाती है, डीएनए और आरएनए में। 6 कार्बन युक्त मोनोसेकेराइड यानी कि हेक्सोज शर्कराएं। मोनोसेकेराइड भी है और साथ में कैसी है, हेक्सोज है। मोनोसेकेराइड तो है ही सही, लेकिन साथ में कैसी है, हेक्सोज है। इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, इन तीनों का रासायनिक जो सूत्र है वो सेम ही है, C6H12O6। फॉर्मूला समान है, संरचनाएं अलग अलग है। कैसे हैं, तो फ्रक्टोज में तो होता है कीटोन समूह और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में होता है एल्डिहाइड समूह। तो इनका रासायनिक सूत्र समान है और संरचनाएं अलग अलग है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। और तीनों हेक्सोज शर्कराएं हैं। हेक्सोज होने के साथ साथ में तीनों मोनोसेकेराइड शर्कराएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके मोनोसेकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट का पहला, कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड किसे कहेंगे, ओलिगोसेकेराइड शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओलिगो का मतलब होता है कुछ, सेकेराइड का मतलब शर्कराएं या कुछ शर्कराएं मिलकर किसका निर्माण करेगी, ओलिगोसेकेराइड का। और वो शर्कराएं कौन सी होगी, तो वो होगी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड शर्कराएं मिलकर के ओलिगोसेकेराइड शर्करा का निर्माण करती है। परिभाषित कैसे करेंगे, ओलिगोसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट या वह शर्कराएं होती है जिनको यदि हम तोड़ते हैं या जिनका जलावघटन कराते हैं तो हमारे को 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होगी, क्योंकि जिससे बना है वो उसी चीज़ में टूटेगा। तो ओलिगोसेकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ होती है, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। तो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर किसका निर्माण करती है, ओलिगोसेकेराइड का। मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड, यहाँ ओलिगो लिखा हुआ है, मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर ओलिगोसेकेराइड। तो सबसे पहले आता है इसमें डाईसेकेराइड। डाई का मतलब कितना होता है, 2। डाई का मतलब कितना होता है, 2। तो यहाँ पर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर जो ओलिसेकेराइड बनाती है उसको हम डाईसेकेराइड कहते हैं। 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ कौन कौन सी है, तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इसके उदाहरण है डाईसेकेराइड के। अब सुक्रोज के अंदर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलना चाहिए। तो हमने पढ़ा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, तो ये ग्लूकोज हेक्सोज है, एक तो हेक्सोज शुगर है और साथ में ये मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो 2 मोनोसेकेराइड इकाइयों ने मिलकर क्या बनाया, ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड भी किस तरीके का, डाईसेकेराइड। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज पाया कहाँ पर जाता है, तो ये गन्ना और चुकंदर में पाई जाती है। जो सुक्रोज जो हम चीनी काम में लेते हैं घर में, उसमें भी सुक्रोज होता है। ठीक है, तो ये सुक्रोज क्या है, एक डाईसेकेराइड है। डाईसेकेराइड है, साथ में ओलिगोसेकेराइड की श्रेणी में है। क्यों है, तो इसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोज।
तो लैक्टोज के अंदर एक तो ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड इकाई और दूसरी कौन सी है, ग्लेक्टोज है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक डाई सेकेराइड हो गया। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं क्योंकि दूध के अंदर ये शर्करा पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माल्टोज, ये भी डाइसेकेराइड है। माल्टोज किन दो मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो माल्टोज ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जब डाइसेकेराइड बनाती है, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिली, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज मिली, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिली, तो ये दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जब आपस में मिलती है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अब बात करते हैं ट्राइसेकेराइड, तो इसके अंदर तीन मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर बनी होगी। इसके उदाहरण है रेफिनोज। टेट्रासेकेराइड, चार मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर टेट्रासेकेराइड बनाती है। उदाहरण स्टेकियोज। पेंटासेकेराइड का वर्बेस्कोज। इस प्रकार की जो सभी शर्कराएँ हैं या यह सभी शर्कराएँ पौधों में पाई जाती है। अब थोड़ा इनको डिटेल से पढ़ते हैं। डाइसेकेराइड में हमने पढ़ा था सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो सुक्रोज के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। सुक्रोज, इसका फॉर्मूला है C12H22O11। डाइसेकेराइड है सुक्रोज, तो ये दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के मिलने से बनती है। इसमें एक मोनोसेकेराइड इकाई ग्लूकोज होता है और दूसरा मोनोसेकेराइड पेंटोज या हेक्सोज हो सकता है। देखो जो डाइसेकेराइड है, ठीक है, उसमें हमने तीन शर्कराएँ पढ़ी है। ठीक है, पहली तो हमने पढ़ी थी इसमें सुक्रोज एक, दूसरा हमने इसमें पढ़ा था लैक्टोज और तीसरा पढ़ा था हमने माल्टोज। तो इन तीनों जो डाइसेकेराइड शर्कराएँ हैं वो तीनों डाइसेकेराइड शर्कराएँ मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी हुई। अब डाइसेकेराइड क्यों कहा इनको, क्योंकि इसमें दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो दो मोनोसेकेराइड में से एक मोनोसेकेराइड इकाई फिक्स है, वो क्या होगी, ग्लूकोज होगी, और दूसरा मोनोसेकेराइड है वो पेंटोज या हेक्सोज हो सकता है। तो इनकी बात करते हैं। जैसे सुक्रोज था, तो सुक्रोज हमारे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर कहते हैं, वो किससे मिलकर बनी हुई थी, तो लैक्टोज तुम्हारे एक तो फिक्स था ग्लूकोज से मिलकर बनेगा और दूसरा क्या था, ग्लेक्टोज। माल्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पर एक तो हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है मोनोसेकेराइड, और दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पर ओलिगो सेकेराइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार कंप्लीट हो गए। जो इसका अगला प्रकार है पॉलीसेकेराइड, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 8 नंबर का चैप्टर है, तो इसकी पूरी वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ लगातार बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसकी PDF चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर इसकी PDF आपको प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो, PDF के लिए बोल सकते हो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।